हेलो दोस्तों, मैं अमित लाल आप सबों के सामने एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं एसएससी जेई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2020 मैकेनिकल में। तो हम लोग शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से। तो ये रहा आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है कि द स्टीम फ्लो थ्रू ए नोजल मे बी एज्यूम। अगर किसी स्टीम का फ्लो किसी नोजल के द्वारा आप करते हो तो उस फ्लो को आप क्या कह सकते हो? आइसोथर्मल फ्लो, आइसेंट्रोपिक फ्लो, डाइवर्जेंट फ्लो या कन्वर्जेंट फ्लो। तो इसका कुछ हम लोग पिन पॉइंट देखते हैं। लिखता है कि अगर एन एडियाबैटिक फ्लो is a condition where the overall heat transfer interaction across the boundary of the system and surrounding क्या होगा भाई? वो जीरो होगा। कहने का मतलब क्या है कि अगर किसी भी सिस्टम के बाउंड्री को अगर आप परफेक्टली इंसुलेट करते हो विद द सराउंडिंग तो हीट का जो इंट्रैक्शन होगा भैया वो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अगर भाई किसी चीज को इंसुलेट करोगे तो हीट का आदान प्रदान तो होना संभव ही नहीं है। तो यहां पे आप कह सकते हो कि अगर आप नोजल को परफेक्टली इंसुलेट करते हो तो फ्लो कैसा होगा? एडियाबैटिक होगा। और जिस कारण कोई भी पार्ट क्या कर रहा है? मूव नहीं कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि साफ वर्क यहाँ पे क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो भाई साहब क्वेश्चन आपसे यही पूछ रहा था कि द स्टीम फ्लो थ्रू ए नोजल, तो कैसा फ्लो आप मानोगे? आइसेंट्रोपिक फ्लो आप मानोगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन पे। लिखता है कि द रेंज ऑफ स्पेसिफिक स्पीड ऑफ ए कैप्लन और प्रोपेलर टरबाइन इन एसआई यूनिट। कहता है कि जो कैप्लन या प्रोपेलर टरबाइन होता है उसका स्पेसिफिक स्पीड का रेंज बताइए। तो भैया यहां पे लिख रहा है कैप्लन और यहां लिख रहा है प्रोपेलर, दोनों एक ही है। इसमें ब्लेड क्या होता है? मूवेबल होता है। ठीक है, और इसमें ब्लेड जो होता है वो क्या होता है? फिक्स होता है। भैया यही अंतर है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं इसके बारे में पिन पॉइंट में। तो स्पेसिफिक स्पीड क्या है? तो स्पेसिफिक स्पीड को आप डिफाइन कर सकते हो कि वर्किंग अंडर ए हेड 1 मीटर टू प्रोड्यूस ए पावर आउटपुट 1 किलोवाट, यानी कि 1 मीटर हेड पे 1 किलोवाट अगर पावर प्रोड्यूस कर रहा है तो वो उसका किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा? स्पेसिफिक स्पीड को रिप्रेजेंट करेगा। और भी स्पेसिफिक स्पीड इज यूजफुल टू कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ वेरियस टाइप ऑफ टरबाइन, यानी कि जितने भी तरह के टरबाइन है उसके परफॉर्मेंस को हम स्पेसिफिक स्पीड से डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, और हम लोग क्या करते हैं कि द स्पेसिफिक स्पीड डिफर फॉर द डिफरेंट टाइप ऑफ टरबाइन। बिल्कुल अलग अलग टरबाइन का अलग अलग क्या होगा? स्पेसिफिक स्पीड होगा। एंड इज द सेम ऑफ फॉर द मॉडल एंड एक्चुअल टरबाइन। आप देखे होंगे कि जिस मॉडल पे हम लोग इसका क्या करते हैं, एज्यूम या प्रैक्टिस करते हैं, वैसा ही हमारा क्या होता है? प्रोटोटाइप भी सेम परफॉर्मेंस वही देता है। ठीक है, तो यहाँ देख लो स्पेसिफिक स्पीड का जो आप देख सकते हो यहाँ पे स्पेसिफिक स्पीड का जो फॉर्मूला है ns इक्वल टू n अंडर रूट पी बाई h टू द पावर 5/4। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। लिखता है कि फ्लोइंग आर द रेंज ऑफ स्पेसिफिक स्पीड ऑफ डिफरेंट टरबाइन। देख लो पहला लिखता है पेल्टन टरबाइन। अगर स्पेसिफिक स्पीड बात करें पेल्टन टरबाइन का और ऊपर से क्या है? ये सिंगल जेट है तो उसका रेंज क्या है भाई? 10 से 35। अगर मैं बात करूं स्पेसिफिक स्पीड पेल्टन टरबाइन ही है बट ये कैसा है? मल्टीपल जेट है तो उसका रेंज क्या होगा? 35 से 60। अगर इसी प्रकार मैं बात करूं स्पेसिफिक स्पीड फ्रांसिस टरबाइन का तो उसका रेंज भाई यहाँ पे कितना है? 60 से 300। बट जो हमारा जो क्वेश्चन जो पूछा वो कैप्लन और प्रोपेलर पे है। तो देखो कैप्लन हो या प्रोपेलर हो तो उसका जो स्पेसिफिक स्पीड होगा कितना होगा भैया? ग्रेटर देन 300। देखो यहाँ पे मैंने कॉलम में यहाँ पे बताया कि स्पेसिफिक स्पीड ऑफ ए टरबाइन इन रेंज, अगर मैं बात करूं पेल्टन का तो कितना है? 10 से 60। फ्रांसिस का कितना है भाई? तो इन बिटवीन 60 से 300। अगर मैं कैप्लन का बात करूं तो देखो भैया यहाँ पे कितना है? ग्रेटर देन 300 होगा। सो आप कह सकते हो कि कैप्लन टरबाइन है जो हाईएस्ट स्पेसिफिक स्पीड। तो एक चीज और याद रखो कि जिसका स्पेसिफिक स्पीड हाई होगा उसका हेड लो होगा। तो आप कह सकते हो कि कैप्लन टरबाइन इज लो हेड एंड हाईएस्ट स्पेसिफिक स्पीड। देखो अगर हम क्लासिफाई करें टरबाइन को बेस्ड ऑन ऑपरेटिंग हेड तो पेल्टन का कितना है भाई? 300 मीटर या इससे भी अधिक होगा। अगर मैं फ्रांसिस का बात करूं तो देखो इन बिटवीन 600 से 300 मीटर होना चाहिए। कैप्लन का जहां क्या होगा? लो 20 मीटर टू 60 मीटर। अगर बल्ब का बात करें तो यहाँ पे ये कितना होगा? 2 मीटर से 20 मीटर। सो हमारा जो क्वेश्चन पूछा था स्पेसिफिक स्पीड रेंज किसका भाई? तो कैप्लन और प्रोपेलर का। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? देखो हाई होगा ना, ग्रेटर देन 300। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या है भाई? तो ऑप्शन के अनुसार ये होना चाहिए 250 से 850 होना चाहिए। ठीक है,
आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता है कि द टोटल पावर डेवलप बाय कंबशन ऑफ फ्यूल इन द कंबशन चेंबर इज इक्वल। अगर मैं बात करूं कि कंबशन करवा रहे हो कहां, किसी सिलेंडर में करवा रहे हो, तो जो उससे जो आपको पावर मिला वो पावर आपका क्या कहलाया, ब्रेक पावर, अल्टरनेट पावर, स्पेसिफिक पावर या इंडिकेटेड पावर। तो पिन पॉइंट में हम लोग देखते हैं। तो देखो भैया, इंडिकेटेड पावर क्या लिखता है कि इट इज द पावर डेवलप इनसाइड द इंजन सिलेंडर। अभी तो ये क्वेश्चन पूछ रहा था कि जहां पे कंबंशन हो रहा होता है, कंबंशन कहां होता है, इंजन सिलेंडर में होता है, तो उससे जो पावर आपको डेवलप हो रहा है वो क्या कहलाएगा, इंडिकेटेड पावर कहलाएगा। जनरली इंडिकेटेड पावर को आईपी से लिखते हैं, इक्वल टू मीन इफेक्टिव प्रेशर लेन बाय 60। अगर मैं बात करूं ब्रेक पावर का, तो लिखता है कि दिस इज द एक्चुअल पावर अवेलेबल एट द क्रैंकशाफ्ट। भैया आपने इंजन सिलेंडर में कंबशन किया, वहां से पावर में इंडिकेटेड, उसके द्वारा क्रैंक मूव किया होगा, तो जो क्रैंक के पास जो पावर आया होगा वो क्या होगा, ब्रेक पावर। एक पावर और होता है जिसके फ्रिक्शन पावर होता है, जो लॉसेस हो रही है इंजन में, ठीक है, तो इज कॉल्ड पावर आउटपुट ऑफ द इंजन, इट इज ऑलवेज लेस देन इंडिकेटेड पावर। ये याद रखना कि जो ब्रेक पावर होता है वो हमेशा लेस होगा किससे, इंडिकेटेड पावर से। और इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी क्या होता है, इंडिकेटेड पावर बाय फ्यूल पावर, या ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी भी क्या होता है, ब्रेक पावर बाय फ्यूल पावर। सो हमारा क्वेश्चन यही था कि टोटल पावर डेवलप बाय द कंबशन ऑफ फ्यूल इन द कंबशन चेंबर, तो भैया यहाँ पे क्या कहलाएगा, इंडिकेटेड पावर। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि फॉर लेमिनार फ्लो काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर, अगर लेमिनार फ्लो है तो काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर क्या होगा, 1 होगा, 1.33 होगा, 2 होगा या 2.7 होगा। तो पिन पॉइंट में हम लोग देखते हैं कि अगर किसी सर्कुलर पाइप के लेकर हम बात करें लेमिनार फ्लो के लिए, तो करेक्शन एनर्जी कोरिलेशन फैक्टर कितना होता है, तो भैया 2 होता है। ठीक है, तो यहां पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन केस ऑफ रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर इरिवर्सिबिलिटी इज ड्यू टू विच ऑफ द फ्लोइंग रीजन। कहता है कि अगर रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के केस में अगर हम बात करें तो इरिवर्सिबिलिटी किस रीजन से होता है। पहला ऑप्शन लिखता है कि ड्यू टू फ्लो ऑफ रेफ्रिजरेंट एट लो वेलोसिटी के कारण होता है, या ड्यू टू प्रेशर राइज अक्रॉस बल्ब के कारण हो रहा है, या पूछ रहा है कि ओनली ड्यू टू हीट ट्रांसफर के कारण हो रहा है, या ड्यू टू प्रेशर ड्रॉप भी और हीट का ट्रांसफर के कारण हो रहा है। तो ये रीजन आपको बताना है। तो हम लोग पिन पॉइंट में देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इरिवर्सिबिलिटी क्या है। तो भैया बताओ इरिवर्सिबिलिटी क्या है। तो इरिवर्सिबिलिटी किसको कहते हैं कि एन इरिवर्सिबल प्रोसेस कैन बी डिफाइंड एज ए प्रोसेस इन विच द सिस्टम एंड सराउंडिंग डू नॉट रिटर्न देयर ओरिजिनल कंडीशन। अगर एक बार जो प्रोसेस हो गया है, अगर वो अपने इनिशियल प्रोसेस पे दोबारा ना आ पाए, तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, इरिवर्सिबिलिटी कहेंगे। जनरली इरिवर्सिबिलिटी को 2 भागों में बांटा गया है, एक बताया गया इंटरनल रिवर्सिबिलिटी और दूसरा बोला गया है एक्सटर्नल इरिवर्सिबिलिटी। तो इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी में क्या है भाई, तो इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी ड्यू टू मिक्सिंग ऑफ फ्लूइड, जब 2 फ्लूइड को आप मिक्स करोगे तो वहां जो इरिवर्सिबिलिटी डेवलप करेगा वो इंटरनल होगा, या फ्लूइड का फ्रिक्शन में भी यही डेवलप होता है, या थ्रॉटलिंग में भी इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी होता है। अगर मैं बात करूं एक्सटर्नल इरिवर्सिबिलिटी के बारे में, तो एक्सटर्नल इरिवर्सिबिलिटी जो होता है फाइनाइट टेम्परेचर डिफेंस, जहां पे एग्जिस्ट करेगा वहां पे हो क्या होगा, एक्सटर्नल इरिवर्सिबिलिटी होगा। तो हमको केस क्या पढ़ना है भैया, केस क्या पढ़ना है, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। तो इसमें क्या होता है, ड्यू टू द फ्लूइड फ्रिक्शन प्रेशर ड्रॉप अकर एंड ड्यू टू फाइनाइट टेम्परेचर डिफरेंस। तो देखो अगर फ्लूइड फ्रिक्शन हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी हो रहा होगा। अगर ड्यू टू फाइनाइट टेम्परेचर डिफरेंस हो रहा होगा तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, एक्सटर्नल इरिवर्सिबिलिटी हो रहा है। यानी कि आप कह सकते हो कि रेसिप्रोकेटिंग में दोनों होता है। किस रीजन के कारण, इंटरनल और एक्सटर्नल इरिवर्सिबिलिटी दोनों के कारण होता है। ठीक है, तो कुछ रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के बारे में लिखा हुआ है हम लोग कि रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर आर पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर होता है, कंप्राइजिंग ऑफ पिस्टन सिलेंडर असेंबली विथ 2 valve, इसमें इनलेट वाल्व और डिलीवरी वाल्व होता है। ठीक है, दिस कंप्रेसर आर ओनली द कंप्रेसर विच आर कैपेबल गिविंग द हाईएस्ट प्रेशर राइज इन द फैमिली ऑफ कंप्रेसर। एक बहुत सारा कंप्रेसर को लगा दो तो आप मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रेशर यहां से क्या कर सकते हो, प्राप्त कर सकते हो। कि दिस कंप्रेसर आर हैवियर ड्यू टू लार्ज मास ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पार्ट एज वेल एज सिलेंडर असेंबली। इससे बहुत ही ज्यादा मात्रा में आप क्या कर सकते हो, मास का रेसिप्रोकेट करवा सकते हो। आगे लिखता है कि रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर कैन बी बेस्ट यूटिलाइज व्हेनेवर यूज इन मल्टी स्टेज अलोंग विथ इंटरकूलिंग बिटवीन स्टेज में आप कर सकते हो। द कंप्रेसर इनकाउंटर हाई लीकेज इन कंप्रेशन इन रोटरी
कंप्रेसर में इसका आप यूज कर, हाई लीकेज को आप इनकाउंटर कर सकते हो। आगे लिखता है कि दीज कंप्रेसर आर नॉट यूनिफॉर्म डिलीवरिंग पाइप बट डिलीवर द फ्लो इंटरमिटेंटली। कहने का मतलब अगर बुर्ज खलीफा पे अगर आपको पानी पहुंचाना है तो एक बार में तो आप नहीं पहुंचा सकते हो, तो क्या करोगे, स्टेप बाय स्टेप उसको आप क्या कर सकते हो, कंप्रेसर लगा करके फाइनली जहां तक आपको पानी पहुंचाना पहुंचा सकते हो। तो जो हमारा क्वेश्चन पूछा था कि इन केस ऑफ रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर इरिवर्सिबिलिटी, तो भैया इंटरनल भी हो रहा था और एक्सटर्नल भी हो रहा था। तो एक्सटर्नल में क्या था, हीट ट्रांसफर, और इंटरनल में क्या हो रहा था, प्रेशर ड्रॉप। तो हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन डी। सो थैंक यू, आप लगे रहिए मेरे साथ। मैं यहीं पे अपने शब्दों को विराम करता हूं। जय हिंद, जय भारत।